गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम EL 202 के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है इनिशियल कंडीशन एवं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में जाना था, उसमें हमने ये सभी के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इनिशियल कंडीशंस इन एलिमेंट्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इनिशियल कंडीशंस का मतलब होता है जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो किसी प्रकार के स्टोरेज यानी कि चार्ज को या एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं तो उनके लिए इनिशियल कंडीशन देखना आवश्यक होता है। अर्थात अगर उन्हें पहले से चार्ज किया जा चुका है और वो किसी सर्किट में लगाए जाते हैं तो उनमें एनर्जी स्टोर होने के कारण वो सर्किट में कुछ प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ऐसे 3 एलिमेंट हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में किसी प्रकार का चार्ज या स्टोरेज नहीं होता है, तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नो इनिशियल कंडीशन फॉर दैट। इनिशियल मतलब शुरुआती जो उनकी शुरुआती जो कार्यप्रणाली होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। नो इनिशियल कंडीशन, कोई इनमें कोई शुरुआती चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता है। 2 अन्य एलिमेंट हैं, इंडक्टर हैं, तो इंडक्टर, और तीसरा है आपका कैपेसिटर। ये दोनों के दोनों क्या है, एनर्जी को स्टोर करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो इनके लिए इनिशियल कंडीशन देखना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर का जैसे कि आप जानते हैं यही होता है इसका चिन्ह। अब इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है उसका सूत्र ये होता है IT बराबर, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट प्रवाहित या करंट स्टोर होता है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको T के सापेक्ष क्या करा है, इंटीग्रेट करा है। ठीक है, अब जो इंडक्टर का सूत्र होता है वो ये होता है कि IT बराबर 1/L 1/L, और इंटीग्रेशन करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, -∞ से समय T तक, और वोल्टेज को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि वोल्टेज का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इस लिमिट को 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो -∞ से लेकर 0- तक, और एक 0- से लेकर T तक। ठीक है, 2 भागों में बांट गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2 भागों में बांट दिया, मतलब इसका सीधे सा आप ये करा 1/L, एक लिमिट होगी आपकी -∞ से 0 तक, और उसको करा V के सापेक्ष dt, d/t, और दूसरी लिमिट हो जाएगी 1/L, और इंटीग्रेशन करेंगे उसको कहाँ से कहाँ तक, बाकी जो लिमिट बची हुई 0 से लेकर T तक, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये हो गया। इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये कहलाएगा आपका 0 से, यानी कि इनिशियली। इससे भूतपूर्व यानी कि पास्ट में क्या था इसके, जैसे मान लीजिए इंडक्टर है आपके पास, तो हम उसे किसी सर्किट में लगाया तो उस समय को हम क्या मानेंगे, 0 टाइम, यानी कि शुरुआत करिए, और उससे पहले अगर उसमें कोई चार्ज था तो ये चीज़ उसको दर्शाती है। उससे पहले उसमें कोई एनर्जी स्टोर थी तो इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको नाम दे दिया I0-, यानी कि 0 समय से पूर्व का करंट, और ये 0 समय के बाद का करंट। ठीक है, अब मान लीजिए हम T का मान क्या रखते हैं, 0+ रख देते हैं, तो उसमें लिमिट एज इट इज आ जाएगी। ये पीछे से हमने इक्वेशन लिए, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है इस जगह T है, इस जगह हम क्या रखेंगे, 0+ रखते हैं, तो पीछे इक्वेशन लिखते हैं एज इट इज पूरी की पूरी। तो यहाँ का आ जाएगा I0+, I0- था, और ये आ जाएगा। अब ये 0 से 0, अब देखिए 0 से 0 मतलब कुछ भी क्षण नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो I0+ बराबर क्या हो जाएगा, I0-। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इंडक्टर पहले से किसी प्रकार की एनर्जी उसमें मौजूद नहीं थी और आपने उसे किसी सर्किट में इस्तेमाल किया, तो वो क्या होगा, एकदम शॉर्ट सर्किट के भांति कार्य करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, 0 के बराबर हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, 0 के बराबर हैं। अगर इनमें कोई भी चार्ज या एनर्जी मौजूद नहीं है तो करंट का मान क्या होगा, 0 के बराबर।
तो इस वजह से क्या करेगा, सॉरी, ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। तो अगर आप इंडक्टर को किसी सर्किट में लगाएंगे बिना किसी एनर्जी के, तो वो शुरुआत में ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ट्रांजिएंट जब हम पढ़ेंगे आगे चल के TL 202 में हम जब ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो उस पर हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। केवल हमारे यहाँ पे इसका इतना ही ज्ञान लेना है। तो इंडक्टर को हम जब शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं किसी सर्किट में, अगर उसमें कोई भी एनर्जी ना हो तो वो ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें कोई करंट हो, मान लीजिए उसको हमने नाम दिया I0, उसमें कोई करंट हो तो इंडक्टर कैसे व्यवहार करेगा, एक करंट सोर्स की भांति। जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक बैटरी ले ली और ये हो गया आपके पास, और एक रेजिस्टेंस बना दिया। अभी मान लीजिए इंडक्टर बिल्कुल क्या है, ये डिस्चार्ज है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 ओम ले लेते हैं और ये 5 हेनरी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इंडक्टर पूरी तरह से खाली है तो ये कैसा बन जाएगा सर्किट। तो जैसे आप इसको सर्किट में लगाते हैं तो ये दो बिंदु बना दिए और शॉर्ट सर्किट की बात, ओपन सर्किट की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आप उसको डायरेक्ट सर्किट में लगाते हैं तो ओपन सर्किट की तरह। और मान लीजिए अगर इसमें कोई एनर्जी मौजूद होती है, जैसे कि यहाँ पे I0 बराबर क्या लिया अपन ने, यहाँ पे I0 बराबर अपन ने लिया है, ये वाली जो एक लाइन देख सकते हैं आप, I0 बराबर अपन ने I0 लिया है। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा और इसका मान हो जाएगा I0, ठीक है। ये सर्किट कुछ ऐसा लगेगा, यानी कि उसमें शुरुआती तौर पर कोई एनर्जी यानी कि करंट या मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा स्टोर है, तो वो करंट सोर्स की भांति व्यवहार करेगा और जिसे आप I0 से डिनोट कर सकते हैं। I0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर या 5 एम्पेयर, जो भी आपको न्यूमेरिकल या सर्किट में दी गई होगी। तो अभी हम इसकी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में। अब फाइनली क्या होता है, ये तो हो गया शुरुआती कंडीशन। जब इंडक्टर सर्किट में लगा हुआ है काफ़ी समय तक, तो क्या होता है, वो फिर धीरे धीरे क्या चार्ज को स्टोर करता रहता है और ओपन सर्किट से फिर क्या किस में बदल जाता है, वो जब पूर्णतः यानी फुली चार्ज हो जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडक्टर शुरुआती में था I0 और जैसे जैसे क्या हुआ, समय बीतता गया, यानी कि t बराबर अनंत हम ले लेते हैं, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की भांति यह कार्य करेगा। तो उस केस में जो इसके अंदर वोल्टेज होगा इंडक्टर में, वो कितना होगा, 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। ओपन सर्किट का वोल्टेज क्या होगा, जितना वोल्टेज सर्किट में होगा या जितना उसके अक्रॉस यानी उसके पैरेलल वोल्टेज होगा, उतना वोल्टेज ओपन सर्किट में आता है और शॉर्ट सर्किट शाखा का वोल्टेज 0 आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल करने से ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी और कभी आप इनको भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया इंडक्टर की इनिशियल और फाइनल कंडीशन में बारे में बात की। ध्यान रखिए, इंडक्टर शुरुआत इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल इंडक्टर क्या रहेगा, ओपन सर्किट, और जब t बराबर अनंत समय या अधिकतर जो उसका मैक्सिमम समय था चार्ज होने का वो निकल जाएगा, तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा। अब अगला आ जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी ऊर्जा को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें हम वोल्टेज निकालते हैं, वहाँ हमने करंट निकाला, तो वोल्टेज का जो सूत्र होता है वो ये होता है, V बराबर 1/C। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/C, इंटीग्रेशन करेंगे भाई -∞ से लेकर समय t तक, और इंटीग्रेट आप देखिए वोल्टेज निकाल रहे हैं तो क्या इंटीग्रेट होगा, I यानी करंट के सापेक्ष। अब इसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, t बराबर 0 प्लस रख देंगे, t बराबर 0 प्लस रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, V0 प्लस बराबर V0 माइनस प्लस I0। अब ये वाली जो पूरी टर्म है वो तो क्या हो गई आपकी 0, तो इससे क्या मिलेगा आपको, V0 प्लस बराबर V0 माइनस मिल जाएगा। और देखिए
शुरुआती समय पर वोल्टेज अगर मान लीजिए 0 होता है तो ये दोनों के दोनों 0 के समान हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, तो कैपेसिटर कैसे व्यवहार कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, अगर करंट 0 आता है किसी चीज़ पे तो वो कहलाता है आपका ओपन सर्किट, जैसे कि इंडक्टर में था। और अगर यहाँ पे देखिए आ रहा है वोल्टेज 0 आ रहा है, यानी कि कैपेसिटर पे क्या 0 आ रहा है वोल्टेज, तो वो कहलाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर करंट 0 है तो ओपन सर्किट और वोल्टेज 0 है तो ओपन सर्किट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर करंट 0 है तो ओपन, क्योंकि धारा कब प्रवाहित नहीं होती, जब खुला परिपथ हो, और अगर बंद परिपथ हो तो जिस जगह बिल्कुल शॉर्ट है वो 0 वोल्टेज दर्शाता है। तो हमें ये चीज़ पता लग गई कि इनिशियली अगर कोई भी एनर्जी मौजूद नहीं है कैपेसिटर में, अगर उसे सर्किट में लगाया जाता है तो इनिशियली वो कैसा व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट के रूप में। ये आपके सामने ये यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये कैपेसिटर का चिन्ह है और इनिशियली क्या करें, शॉर्ट सर्किट के रूप में, यानी कि बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए उसमें हम मान लीजिए वो चार्ज हो गया 20 वोल्ट तक, या हमने किसी अन्य सर्किट में उसे लगा रखा था तो वो 20 वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो उसे कैसे दर्शाएंगे, उस कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स की भांति दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए वोल्टेज का सूत्र होता है कैपेसिटर का V बराबर Q अपॉन C। ये मैं 0 करता हूँ, यानी कि जितना अमाउंट उसमें चार्ज मौजूद है 0 समय पर वो वोल्टेज के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को ऐसा दर्शाया जाता है, ये वोल्टेज सोर्स का चिन्ह होता है, और करंट सोर्स का चिन्ह क्या होता है, एरो होती है, क्योंकि करंट की दिशा होती है। ठीक है, और वोल्टेज की ध्रुवता होती है। तो ये तो हो गया करंट का चिन्ह, करंट सोर्स का, और ये होगा आपके वोल्टेज सोर्स का, यानी कि माइनस और प्लस आते हैं अंदर, क्योंकि इसमें ध्रुवता देखी जाती है माइनस और प्लस की। आगे चलते हैं। अब फाइनल कंडीशन की बात करें तो फाइनल कंडीशन में देखो क्या होगा, जो इसका करंट होगा, करंट का सूत्र कुछ इस प्रकार से आता है। ये कहाँ से आया देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर V बराबर क्या था, IC, इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे I/dt। अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो C को उधर भेज देते हैं, यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I/dt और C into V। अब देखो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो I बराबर यहाँ जाएगा, C बाहर आ जाएगा, dV/dt, ये इससे निकल गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, करंट है। और जैसे जैसे समय गुजरता है तो इंडक्टर चार्ज हो जाता है, तो उसके अंदर जो करंट होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। यानी जब फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो वो ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। करंट 0 मतलब ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देने योग्य है। और इनिशियली कैसा ध्यान करेगा, इनिशियली उसमें अगर कुछ वोल्टेज होता है तो वो हम V0 इनिशियल वोल्टेज के द्वारा दर्शाते हैं, और उसमें वोल्टेज जब स्टोर हो जाता है पूरी रूप से तो उसमें करंट कोई प्रवाहित नहीं हो पाता है, और फाइनली वो क्या होता है, ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपके लिए इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टर्स। अब म्यूचुअल इंडक्टर्स क्या होता है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अनयोन्य प्रेरण भी कहते हैं। अनयोन्य प्रेरण, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस होता है, अगर किसी भी कॉइल में आप धारा प्रवाहित कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसमें EMF यानी कि वोल्टेज को इंड्यूस करता है। ये तो सिंगल कॉइल की बात कही। अगर हम क्या करते हैं, 2 कॉइल लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे 2 कॉइल, एक कॉइल में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा प्रवाहित होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वक्त परिवर्तित धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड पास में रखी वाली कॉइल पे क्या होगा, आरोपित होगा, और वहाँ पर क्या कराएगा, वोल्टेज या EMF इंड्यूस कराएगा। क्या कराएगा, वोल्टेज या EMF इंड्यूस कराएगा। तो इसे कहते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए अनयोन्य प्रेरण में क्या होता है, 2 कॉइल होते हैं, एक कॉइल में करंट प्रवाहित होता है, और जैसे जैसे करंट बढ़ता है तो उसके साथ जो यहाँ पे आपको देखिए रेखाएं दिख रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड की जो रेखाएं हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होता है,
और ये मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल पर भी आरोपित होता है और परिणाम स्वरूप दूसरी कॉइल में करंट प्रवाहित होता है, जिससे उसमें क्या होगा, EMF यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ये कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैं इसका रफली आइडिया देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से डिनोट करते हैं। M, इसकी यूनिट भी क्या होती है, हेनरी होती है। हेनरी, जैसे L यानी इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, वैसे ही इसकी यूनिट भी क्या होती है, हेनरी होती है। अब ये किस पे, इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल फंक्शन है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं देखिए, इस वाली जो कॉइल 2 है उसमें जो फ्लक्स आ रहा है उसे हम नाम देते हैं φ21, यानी कि φ होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इस φ को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको φ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर कॉइल 2 में कॉइल 1 से फ्लक्स आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, φ21। यहाँ पे 2 का मतलब है कॉइल 2 का फ्लक्स और 1 का मतलब है कॉइल 1 के द्वारा। ये प्रोपोर्शन होता है किसके प्रोपोर्शन, अब कैसे आ रही है फ्लक्स, इस वाली कॉइल 1 में जो करंट I1 है वो परिवर्तित हो रहा है, इसके द्वारा आपके कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो यानी कि ये करंट I1 पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कॉइल 2 में कितनी संख्या है फेरों की, N1 और N2, यहाँ पर 2 है फेरों की संख्या दर्शा रहे हैं। N1 तो कॉइल 1 के लिए और N2 कॉइल 2 के लिए। तो अगर जितनी ज़्यादा कॉइल 2 में फेरों की संख्या होगी तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लक्स आएगा, यानी फ्लक्स लिंक होगा। तो यहाँ पे N2 के सापेक्ष भी होगा ये। तो ये जो φ21 है, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैसे मिटेगा, यहाँ पर ये मिटेगा M के द्वारा। M N2I1, और यहाँ पे जो M है वो कहलाता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, MI कहलाएगा। क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर निर्भर करता है, यानी कि फ्लक्स लिंकेज है उस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो डायरेक्टली किस पर निर्भर कर रहा है, उस कॉइल में घेरों की संख्या और जो पहले वाली कॉइल में धारा का मान पर निर्भर करता है। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आती है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। वो दोनों जो कॉइल्स हैं वो कितनी मात्रा में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये इस टर्म के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या कहलाता है, ये एक क्या है, गुणांक है, जिसके द्वारा कॉइल 1 से कॉइल 2 में फ्लक्स है वो कनेक्टेड होता है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि एक कुंडली में धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का वह अंश जो दूसरी कुंडली से जुड़ता है, दो कुंडली के बीच युग्मन गुणांक कहलाता है। यानी ये कितनी मात्रा में कॉइल 1 से कॉइल 2 में चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा है, उसे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के द्वारा क्या या मतलब दर्शाया जाता है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू अधिकतम कहाँ से कहाँ तक होगी, इसे K से डिनोट किया जाता है और इसकी अधिकतम वैल्यू 1 के बराबर होती है। 1 का मतलब क्या है, 100% फ्लक्स कॉइल 1 से कॉइल 2 में गया है। ठीक है, कॉइल 1 से कॉइल 2 में गया। जैसे आप यहाँ 2 कॉइल देख पा रहे हैं, एक तो कॉइल है N, एक तो कॉइल 1 है जिसकी घेरों की संख्या N1 है और कॉइल 2 जिसकी घेरों की संख्या N2 है। और यहाँ देखिए ये जो फ्लक्स है ये लिंक हो रहा है एक दूसरे में। ठीक है, ये जो K है वो कहलाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी कि युग्मन गुणांक। और φ1 क्या है, कॉइल 1 का क्या है, φ1 है आपका कॉइल 1 का फ्लक्स और φ2 क्या होगा आपका कॉइल 2 का फ्लक्स। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि φ2 किसके बराबर हो जाएगा, K ऑफ φ1, यानी कि कितनी मात्रा में φ2 का मान आएगा वो निर्भर करेगा φ1 पे
और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब कपलिंग का मतलब है, देखिए यहाँ पे जो स्पेस छोड़ी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में दूरी है, दोनों कॉइल के बीच में, तो इनके जो मान आएगा के का मान लेस देन 1 ही रहेगा। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देते, देखो 2 कॉइल लेते हैं और ऐसे आपस में जोड़ देते हैं, तो इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो 1 से ही 1 के बराबर ही रहेगा, यानी कि पूर्ण रूप से कपलिंग होगी। और यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो बिल्कुल है थोड़ी दूरी रखी गई है, तो इसमें के का मान 1 से कम रहेगा। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो इस प्रकार से दी जाती है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 5 to 1 है, 5 to 1 है वो किसके बराबर होगा, एक तो सूत्र हो जाएगा k into 5। ठीक है, k into 5 में लिख सकते हैं। और इससे पहले हमने एक चीज़ बात करी थी यहाँ पर कि 5 to 1 का मान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n to I1 के बराबर। तो इससे हम n का मान निकाल लिया हमने, n बराबर आएगा 5 to 1 अपॉन में n to में I1। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये n2 क्या होगा, ये n2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये n2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कितना इंडक्टेंस हुआ है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा ये n2, यानी कि जितनी संख्या में कॉइल 2 के फेरे हैं, तो ये हो गया n कॉइल 1 से कॉइल 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 1 के द्वारा। ये तो हो गया इसके लिए। ठीक है, उसी प्रकार से कॉइल 2 के लिए कॉइल 1 में कॉइल 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉइल 1 में कॉइल 2 के द्वारा। तो हम दोनों को अगर इंटू कर दें तो क्या होगा, m स्क्वायर यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे k∅1 कैसा है, देखिए 5 to 1 की जगह k∅1 डाल सकते हैं और 5 1 की जगह आप डाल सकते हैं k∅2। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हम दोनों इंटू करेंगे तो k स्क्वायर, और इस प्रकार से n1 तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो ये L1 कहलाता है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस फॉर कॉइल 1, और ये कहलाता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस फॉर कॉइल 2। इन दोनों को जब रखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, m बराबर k अंडर रूट में L1 L2। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सूत्र है सेल्फ इंडक्टेंस के रूप में। ठीक है, L1 L2। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग k का मान भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा। तो धन्यवाद आज के लिए।